दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। अपनी खरीदारी खत्म करने के बाद त्रिशा घर वापस आ जाती है और वापस आते ही सबसे पहले अपने कमरे को अपने अनुसार सजाती है। सारा काम खत्म करने के बाद वो आराम करने लगती है और उसे नींद आ जाती है। शाम को उसकी नींद कबीर की चीख सुनकर खुलती है। कबीर की आवाज़ सुनकर त्रिशा हड़बड़ाकर उठ जाती है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उसके इस तरह चिल्लाने का कारण पूछते हैं। तो कबीर अपने कमरे की दीवारों के चारों तरफ हाथ घुमाते हुए कहता है, कबीर, ये सब क्या है? मेरे कमरे को ये कार्टूनों की दुकान किसने बना दिया? कबीर की बात सुनकर उसके मम्मी पापा भी दीवार पर नज़र डालते हैं तो हर तरफ अलग अलग कार्टून की तस्वीरें देखकर हंसने लगते आते हैं। कबीर उन्हें इस तरह से हंसते हुए देख घूर कर कहता है, कबीर, मेरे कमरे की ऐसी बुरी हालत पर आप दोनों हंस कैसे सकते हैं? ये सब किया किसने है? त्रिशा धीमी आवाज़ में, मैंने। कबीर चिढ़ते हुए, मैं ये कैसे भूल गया कि इतना बेहुदा काम तुम ही कर सकती हो। अब ये भी बता दो कि ये सब तुमने किया क्यों है? त्रिशा, वो मुझे कार्टून बहुत पसंद है। मेरे घर में भी मैंने अपने कमरे में ऐसे ही कार्टून की तस्वीर लगा रखी थी और आज जब मम्मी ने कहा कि मैं इस कमरे को भी अपने अनुसार बदल सकती हूँ तो मैंने इसे भी अपने कमरे की तरह बना लिया। कबीर झल्लाते हुए, त्रिशा, अब तुम बच्ची नहीं रही, शादी हो गई है तुम्हारी, तो उनके जैसे व्यवहार करना भी सीख लो और हटाओ ये सब यहाँ से। शैलेश जी कबीर को डांटते हुए, कबीर, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो अपना घर परिवार यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो छोड़ कर आई है और ऐसे में अगर उसने अपनी मर्जी से इस कमरे में फेरबदल कर भी ली तो कौन सी आफत आ गई? राखी जी, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर। ये कमरा अब जितना तुम्हारा है उतना ही त्रिशा का भी है, तो वो जैसे चाहे इसमें फेरबदल कर सकती है। जो तो अब बेवजह ऐसे चिल्लाना मत। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते कबीर त्रिशा को घूर कर देखने लगता है पर त्रिशा बेपरवाही से अपने कंधे उचकाकर हंसने लग जाती है, जिससे कबीर और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और चुपचाप अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सब रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। खाना खाने के बाद शैलेश जी सबसे कहते हैं, शैलेश जी, अब चूँकि कबीर और त्रिशा की शादी यूं ही अचानक हो गई है तो हमें किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा है कि हम एक पार्टी रखते हैं जिसमें हम त्रिशा का परिचय हमारी बहू के रूप में करवा सकें। राखी जी उनका समर्थन करते हुए, ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्यों कबीर और त्रिशा, तुम दोनों क्या चाहते हो? कबीर और त्रिशा एक साथ, जैसा आपको ठीक लगे। शैलेश जी, तो ठीक है, फिर आने वाले बुधवार यानी कि 5 दिन बाद ये पार्टी होगी तो सारी तैयारियां कर लीजिए। कबीर, पर पापा इतनी जल्दी सब कैसे होगा? शैलेश जी, सब हो जाएगा और हमने करना भी क्या है? सारा बंदोबस्त तो पार्टी के प्रबंधक ने ही करना है। सबको शैलेश जी की बात से सही लगती है और सब अपना समर्थन दे देते हैं। अगले दिन से सबको न्योता देना शुरू कर दिया जाता है। त्रिशा के परिवार वालों को भी इस पार्टी में बुलाया गया। देखते ही देखे कब पार्टी वाला दिन आ गया पता ही नहीं चला। ये पार्टी कबीर और त्रिशा के लिए रखी गई थी तो उनको सबसे हटकर तैयार होने के लिए कहा गया। कबीर ने शाही घराने के जैसे दिखने के लिए रॉयल ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहना था और त्रिशा ने गोल्डन ब्राउन रंग की रेडीमेड साड़ी पहनी थी। भले ही राखी जी ने उसे साड़ी पहनने के लिए मना कर दिया था, पर उस घर की बहू होने के नाते उसने अपने फर्ज को समझते हुए उस दिन बाजार से रेडीमेड साड़ियाँ भी खरीद ली थी, जिनमें सब कुछ पहले से सेट किया होता है।
त्रिशा के परिवार वाले भी समय से वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हुई और कबीर और त्रिशा को जब बुलाने की बारी आई तो बाकी की सारी लाइट्स बंद हो गई और एक स्पॉट लाइट जाकर कबीर और त्रिशा पर पड़ी। दुनिया को दिखाने के लिए दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि सब बिना पलके झपकाए उन दोनों को ही देख रहे थे। त्रिशा के परिवार वाले भी त्रिशा को खुश देखकर काफ़ी खुश थे। कबीर और त्रिशा के स्टेज पर आने के बाद सबने बारी बारी से उनको बधाई दी। वैसे तो पहले सब ये बात जानना चाहते थे कि कबीर ने ऐसे अचानक शादी क्यों कर ली, पर उन दोनों को साथ देकर सब लोग ये सब भूल ही गए और पार्टी का लुत्फ उठाने लगे। सबके कहने पर कबीर और त्रिशा ने तुझ में रंग दिखता है गाने पर कपल डांस किया। कबीर तो त्रिशा के साथ डांस करते करते जैसे उसमें खो ही गया था। वो त्रिशा के लिए जो महसूस करने लगा था वो सब उससे त्रिशा की आंखों में कभी नजर नहीं आया। अब कबीर का दिल हर पल बस त्रिशा के पास रहने को ही करता था, पर उसे ये भी पता था कि जब तक त्रिशा का बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक वो चाहकर भी त्रिशा के दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना पाएगा। और उसके बाद भी शायद त्रिशा इस शादी को ख़त्म करके उससे दूर चली जाएगी। त्रिशा को खोने के डर से ही अब वो सिहर उठता था। उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो त्रिशा से इतना प्यार कर बैठा कि उसके लिए त्रिशा के बिना रहना भी मुश्किल होने लगा। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए उनका डांस पूरा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कबीर अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ देर में पार्टी खत्म हो गई और त्रिशा के परिवार वालों को छोड़कर बाकी सब अपने अपने घर चले गए। राखी जी के कहने पर त्रिशा अपने परिवार वालों को अपने कमरे में ले गई। उसके कमरे में कार्टून की तस्वीर देखकर जानकी जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, जानकी जी, त्रिशा तुमने इस कमरे को भी कार्टून की दुकान ही बना दिया। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है तो अब तो ये सब छोड़ दे। त्रिशा, क्या माँ इतने समय बाद मिली हो और फिर भी डांट रही हो? और वैसे भी किसी को भी यहाँ इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। पहले कबीर को ये सब पसंद नहीं था पर अब उन्हें भी इनकी आदत हो गई है। रोहित जी, उसका सिर सहलाते हुए, सच में हमारी बेटी बहुत खुश नसीब है जो उसे इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल मिला। सुमति देवी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने हमसे ये क्यों कहा था कि वो लड़का गरीब परिवार से है? त्रिशा सफाई से झूठ बोलते, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि इस बात पर आप क्या प्रतिक्रिया देती हैं, और देखिए आपने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। सुमति देवी उसका सिर सहलाते हैं, बेटा बात अमीर गरीब की नहीं, अच्छे बुरे की है। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे ये बात पक्की करनी थी कि वो लड़का सच में तुझसे प्यार करता है या तेरे पैसों से। त्रिशा अपने आंसू संभालते हुए, और जब मैं घर वापस आना चाहती थी तब आपने मुझे घर वापस क्यों नहीं आने दिया? सुमति देवी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू इस बात से अच्छे से सबक ले और भविष्य में दोबारा ऐसे बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए। रमन, हाँ त्रिशा दादी बिल्कुल ठीक कह रही। भले ही उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था पर हमें तेरे से संबंधित हर बात के बारे में पता था। सारी सच्चाई जानने के बाद त्रिशा के आंसू छलक ही गए और उसने कसकर सुमति जी को गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था और त्रिशा के अपने परिवार के साथ खत्म हुए मतभेद को देखकर काफ़ी खुश था। उसे अभी उन सब के बीच जाना ठीक नहीं लगा तो वो दबे पांव वहाँ से नीचे हॉल में चला गया। कुछ देर बातें करने के बाद त्रिशा के परिवार वाले भी सबसे विदा लेकर वापस चले गए। रात को जब कबीर और त्रिशा सोने के लिए अपने कमरे में गए तो त्रिशा ने कबीर का हाथ पकड़कर उससे कहा, त्रिशा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबीर, जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी भी अपने परिवार के बीच के मतभेद को दूर ना कर पाती। कबीर उसे हंसाने की कोशिश करते हुए, क्या बात है मैडम, आज तो बड़ा मेरे करीब आया जा रहा है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? त्रिशा उसका हाथ छोड़कर घूरते हुए
तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे किसी से प्यार हो सकता है, क्योंकि इस दिल में सिवाय उस अमित की बर्बादी के और कुछ नहीं है। कबीर उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए, तुम चिंता मत करो त्रिशा, समझो उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई। बहुत जल्द वो उसी सड़क पर होगा जिस पर उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इतनी घटिया चाल चली थी। त्रिशा आंखों में आंसू लिए हुए, तुम सच कह रहे हो? कबीर मुस्कुराते, बिल्कुल सच। पर एक बात बताओ कि तुमने अपने परिवार वालों से अमित के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? त्रिशा हैरानी से, मतलब तुमने हमारी बातें सुन ली थी? कबीर, हाँ, वो मैं कमरे में आया था, पर तुम सबकी बातें सुनने के बाद मुझे यहाँ आना ठीक नहीं लगा तो मैं वापस चला गया। त्रिशा, जब तुमने सबको पहले ही ये यकीन दिला दिया है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर मैं तुम्हें झूठा साबित क्यों करती? और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार को सच पता चले और वो परेशान हो जाए। कबीर, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। त्रिशा हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हर अखबार में त्रिशा और कबीर की तस्वीर छपी होती है। जब अमित इस तस्वीर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे इस तरह हैरान देखकर तानिया उससे पूछती है, तानिया, क्या हुआ अमित? तुमने अखबार में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? अमित उसे अखबार में तस्वीर दिखाते, ये देखो, त्रिशा ने इस शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली है। तानिया, वाह, ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली। तुमसे अलग होते ही शहर के सबसे अमीर लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। अमित उसे घूरते हुए, ये उसकी तारीफ करने का समय नहीं है। हमने जो उसके साथ किया है, कहीं वो इसका बदला हमसे ना ले। तानिया हंसते हुए, तुम भी ना बेवजह ही चिंता कर रहे हो। जिस तरह वो तुम्हारे पीछे पागल थी, उस हिसाब से वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। चलो अब तुम ये बात छोड़ो और ऑफिस के लिए जॉब भूल गए क्या? आज सारे शेयर होल्डर्स ने कोई ज़रूरी मीटिंग रखी है। अमित, जाता हूँ मैं। अमित तानिया को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और उधर कबीर भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में अमित के ऑफिस में सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठा होते हैं और अमित को बताते हैं कि उन सब ने अपने शेयर्स गुप्ता कारपोरेशन की सीईओ यानी कि कबीर के नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये सुनते जैसे अमित को कोई धक्का लगता है और वो उन पर चिल्लाने लगता है, पर सारे शेयर होल्डर्स साफ बोल देते हैं कि ये उनके शेयर थे, तो इसमें मर्जी भी उनकी ही चलेगी। कहाँ तो अमित ने सोचा था कि आज की ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि सारे शेयर उसे ही मिलेंगे, पर उसके पास तो सिर्फ उसके पास 10% शेयर ही रह गए थे। मिस्टर सिंघानिया ने भी अपने सारे शेयर कबीर के नाम ही कर दिए थे, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर से पंगा ले सके। कबीर ने ये सब इतनी शांति से किया कि अमित के को कान भनक भी नहीं लगी। अमित को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हो गया, और इसलिए इसका जवाब मांगने के लिए वो कबीर से मिलने गुप्ता कारपोरेशन गया। जब वो कबीर से मिला तो कबीर ने हंसते हुए उससे पूछा, कबीर, तो मिस्टर अमित, कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? अमित, तुमने ये सब क्यों किया? कबीर गंभीर होकर, मैंने क्या किया? जो किया तुमने ही किया है। अमित सवालिया नज़रों से, मतलब? कबीर, मतलब ये कि तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ यानी कि मेरी पत्नी मिसेस त्रिशा कबीर गुप्ता के साथ जो घिनौना चाल चली, ये सब उसका ही नतीजा है। अमित गुस्से में, मतलब ये सब उस घटिया लड़की के लिए कारण हुआ है? कबीर गुस्से में, अपनी ज़बान संभाल कर मिस्टर अमित, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा कुछ बोलने के लायक ही ना बचो। और यही रही घटिया की बात, तो वो त्रिशा नहीं बल्कि तुम हो, और अब तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम त्रिशा का नाम भी अपनी जुबान से ले सको। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सांसें तुमसे ना छीनी जाए तो उसके मुंह पर पेपर फेंकते हुए इन पेपरों पर चुपचाप साइन कर दो। अमित, क्या है ये? कबीर, जो 10% शेयर तुम्हारे नाम है उनके ट्रांसफ़र पेपर, क्योंकि मैं तुम्हारे 10
नाम 10% तो क्या 1% शेयर भी नहीं रहने दूंगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार कहाँ गायब हो गए, क्योंकि घटिया लोगों पर तरस खाना मेरी जिंदगी में नहीं है। कबीर का ऐसा रूप देखकर अमित डर जाता है और चुपचाप उन पेपरों पर साइन करके वहां से चला जाता है। अमित से त्रिशा का बदला पूरा कर लेने के बाद कबीर खुश हो जाता है और खुद से ही कहता है, कबीर, त्रिशा, आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हुआ। आज सब मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा तो तुम कितनी खुश होगी। आज इस खुशी के साथ साथ मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार भी कर दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो और मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। इन्हीं सब के बारे में सोचता हुआ वो शाम होने का इंतज़ार करने लगता है ताकि वो घर जाकर त्रिशा से अपनी दिल की बात कह सके। शाम होते ही जब कबीर और शैलेश जी घर वापस जाते हैं तो त्रिशा और राखी जी दोनों हॉल में ही बैठी बातें कर रही होती हैं। दोनों ही सास बहू का रिश्ता बिल्कुल सहेलियों के जैसे बन गया था। कहीं भी जाना या घर पर भी दोनों ज़्यादातर समय साथ में ही बिताती थी। कबीर से त्रिशा को अमित वाली खुशखबरी बताने का इंतजार नहीं हो रहा था, पर वो अपने मम्मी पापा के सामने त्रिशा को कुछ बता भी नहीं सकता था। इसलिए उसने इशारे से त्रिशा को अपने कमरे में आने के लिए कहा, पर त्रिशा कहाँ मानने वाली थी। त्रिशा ने उसके इशारे को नज़रअंदाज कर दिया और हॉल में ही बैठी रही। कबीर समझ गया था कि त्रिशा उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो अपना मुंह लटका कर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद त्रिशा उसके लिए कॉफ़ी लेकर कमरे में आई तो कबीर ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए उससे कहा, कबीर, अब भी क्यों आई हो? अभी भी बैठी रहना था बाहर ही। त्रिशा, तुम तो ऐसे भाव खा रहे हो जैसे तुम सचमुच में मेरे पति हो। भले ही हमारी शादी असली है, पर भूलो मत कि शादी की सच्चाई क्या है। वैसे भी अब तुम्हें तुम्हारी जायदाद तो मिल ही गई है और कुछ ही महीनों में हम अलग भी हो सकते हैं, तो हमें कुछ महीने और ही साथ में रहना पड़ेगा। त्रिशा की बातें सुनकर कबीर के दिल में एक चीज सी उठी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने बिना सोचे समझे त्रिशा को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गया और त्रिशा उसके ऐसा करने पर हैरानी से उसे देखने लगी और खुद को उससे अलग करते हुए बोली, त्रिशा, ये क्या बदतमीजी है कबीर? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो। कबीर, मुझे माफ़ कर दो त्रिशा, पता नहीं कैसे मैं ये सब कर गया। जब तूने मुझसे दूर जाने की बात कही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। त्रिशा उससे घूरते हुए, मैंने तो वही कहा जो सच है, तो इसमें ऐसी प्रतिक्रिया देने की क्या ज़रूरत है? कबीर, जानता हूँ कि ये सच है, पर एक सच ये भी है कि अब तुमसे दूर जाने की बात सुनकर ही मेरी सांसें अटकने लगती हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी कब हो गई। बस इतना ही पता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे सबसे कुछ अलग ही लगी थी। मैं शादी को पैरों की जंजीर के जैसे मानता था, पर तुमसे मिलने के बाद लगता है कि इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं है। जानता हूँ कि हमारी शादी डील वाली शादी है, पर काश हमारी शादी में कभी डील होती ही ना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और शायद कभी करोगी भी नहीं, पर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, इसलिए कह दी। और तुम चिंता मत कर, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और तुम्हें इस शादी से आज़ाद कर दूंगा। त्रिशा हैरानी से, ये सब क्या और कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या बोलूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर अब मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बात को समझोगे और ये सब ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे। कबीर मुस्कुराते, काश हमारे दिल को संभालना हमारे वश में होता तो बात ही कुछ और थी। इस दिल ने कब किसके लिए धड़कना है ये तो इसे ही पता है, और हम इसके हाथों इस कदर मजबूर होते हैं कि उस इंसान की खुशी के लिए हम उससे दूर तो हो सकते हैं, पर उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया जो तुम्हारी समझ से बाहर है। इन सब बातों में मैं तुम्हें सबसे ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया। त्रिशा, कौन सी बात? कबीर,
उसे कुछ पेपर पकड़ाते हुए। बधाई हो मिस त्रिशा कपूर, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। मैंने अमित की कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। त्रिशा खुशी से उछलते हुए, सच में? कबीर मुस्कुराते, बिल्कुल सच। अब उसके पास इस शहर को छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो इस शहर में है मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। पर इस शहर से जाने का ख्याल भी उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे कहीं और भेजने की तैयारी कर रखी है, जिस बारे में तुम अभी कुछ मत पूछना। त्रिशा खुशी से उसके गले लगते हुए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कबीर, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कबीर, तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ये साफ पता चल रहा है कि अभी तो एक और काम बाकी है, जिसके बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। त्रिशा, कौन सा? पहले कह रहे थे कि उसको कहीं भेजना है और अब बोल रहे हो कुछ और काम भी करना है। कबीर, कल सुबह तक इंतज़ार करो। कबीर के इस तरह बोलने पर त्रिशा सोच में पड़ गई कि आखिर कल ऐसा क्या होने वाला है, पर वो जानती थी कि अभी कबीर उसे कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए वह सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब त्रिशा ने खबर देखी कि अमित के घर में पड़ी पुलिस की रेड, उन्हें उसके घर पर ड्रग्स मिले हैं, तो उसे सब समझ आ गया कि ये सब कबीर ने ही किया है। जिस तरह से अमित ने चालाकी से त्रिशा को शराब पिलाई थी, उसी तरह कबीर ने उसे ड्रग्स माफिया बना दिया और उसकी बची खुची जिंदगी जेल में बिताने का इंतजाम कर दिया। त्रिशा के लिए आज सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसका बदला पूरा हुआ था, और इसलिए आज रात के खाने में उसने राखी जी की मदद से कबीर का पसंदीदा सूजी का हलवा बनाया था। जब शाम को कबीर ऑफिस से घर आया और रात के खाने में अपना पसंदीदा हलवा मिला, तो उसने खुश होते हुए राखी जी के हाथ चूम लिया और उनसे बोला, कबीर माँ, आप तो सच में अंतर्यामी हो, जो मेरे बिना बोले ही मेरे मन की बात समझ लेती हो। आज सच में मेरा हलवा खाने का बहुत दिल कर रहा था, और आपने मेरे बिना कहे हलवा बना भी दिया। राखी जी मुस्कुराते हुए, हाथ चूमने है तो अपनी पत्नी के चूम, क्योंकि ये हलवा मैंने नहीं, त्रिशा ने बनाया है। कबीर अपना माथा पीटते, मतलब आज फिर से नमकीन हलवा खाना पड़ेगा। त्रिशा, चिंता मत करो, आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज का हलवा मैंने मम्मी से पूछ कर बनाया है। कबीर राखी जी की ओर देखते हुए, पक्का ना? राखी जी मुस्कुराते, हाँ पक्का, और इसलिए अब जल्दी से इसे खा और बता कि कैसे बना है। कबीर एक चम्मच हलवा मुंह में डालते, वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मम्मी के हाथों के बनाए हलवे के जैसा। ऐसी हंसी मजाक के साथ सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही कबीर त्रिशा से पूछता है, कबीर, जब तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है और ना ही कोई दिलचस्पी है, तो तुमने ये सब क्यों किया? त्रिशा उसकी आंखों में देखते हुए, तुमने मेरा बदला लेने में मेरी इतनी मदद की, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना तुम्हारे लिए, और वैसे भी कुछ ही दिनों बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही है। त्रिशा के वहाँ से जाने की बात सुनकर कबीर को याद आता है कि अब उनके अलग होने में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, तो वो उदास हो जाता है और बिना कुछ बोले सोने के लिए चला जाता है। त्रिशा भी उसकी इस खामोशी की वजह समझ गई थी, पर अभी वो खुद भी इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी चुपचाप सोने चली गई। ऐसे समय पंख लगाकर उड़ने लगा, और हर रोज़ घटते एक दिन से कबीर त्रिशा को खोने के डर से व्याकुल होने लगा। वो हर पल त्रिशा को अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता, पर साथ ही ये भी बोल देता कि वो उस पर कोई दबाव नहीं बनाएगा और तय समय पर और दिन को उसे इस शादी से आज़ाद कर देगा। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर चाहता क्या है। एक तरफ तो वो त्रिशा को अपने पास रखने का बोलता है और दूसरे ही पल उसे खुद से अलग करने की बात भी कह देता है। कबीर को ऐसी अजीब बातों के कारण वो उसकी इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। उसने सब कुछ उस दिन पर ही छोड़ दिया था। अब तो कबीर त्रिशा से झगड़ता भी नहीं था। अगर कभी त्रिशा जानबूझकर कबीर को तंग भी करती थी, तब भी कबीर उससे झगड़ने की बजाय प्यार से उससे बात करता था। ऐसे ही दिन बीतते हुए वो दिन भी आ गया जब उन दोनों के अलग होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। उस रात जब कबीर और त्रिशा रात के खाने के बाद अपने कमरे में गए, तो त्रिशा ने कबीर से कहा, त्रिशा, कबीर
हमारे अलग होने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम घर वालों को क्या बोलेंगे। कबीर धीमी आवाज़ में, अलग होना ज़रूरी है क्या? त्रिशा सुनाई ना देने के कारण दोबारा पूछती है, क्या कहा तुमने? कबीर बात को बदलते हुए, नहीं कुछ नहीं। वो मैंने सोचा है कि हम परसों घूमने जाने का बहाना बनाकर दूसरे शहर में चले जाएंगे और वहाँ से वापस आते समय तुम अपने घर चली जाना और हम अपने 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 घर में कह देंगे कि हम हम एक साथ नहीं रहना चाहते। अब चूंकि हमारी लड़ाई वाला नाटक उनके सामने नहीं होगा तो उन्हें इसकी असल वजह पता ही नहीं चलेगा। त्रिशा कुछ सोचते, ये ठीक रहेगा, पर हम जाएंगे कहाँ? कबीर, वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। त्रिशा, मतलब उदयपुर। कबीर, त्रिशा, पर वहाँ क्यों? कबीर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी वहाँ पर ही आखिरी भी हो। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल हम मम्मी पापा को इस बारे में बता देंगे। त्रिशा भी हाँ में सिर हिला देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन कबीर अपने मम्मी पापा को उदयपुर जाने के बारे में बता देता है तो वो दोनों भी इस बात में अपनी हामी भर देते हैं। इसके बाद कबीर और शैलेश जी ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर कबीर अपने और त्रिशा के लिए टिकट्स और होटल दोनों ही बुक कर देता है ताकि वहाँ जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना हो। त्रिशा के दूर जाने की बात से ही कबीर का मन व्याकुल हो जाता है और पूरा दिन उदास सा वो अपने केबिन में बैठा रहता है। शाम को जब वो घर आता है तो किसी से कोई बात नहीं करता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वो देखता है कि त्रिशा ने सारी पैकिंग कर रखी है तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपने मन में सोचता है, कबीर कहाँ मैं सोच रहा था कि शायद त्रिशा भी मुझे अपना ले, पर उसे तो मुझसे अलग होने की इतनी जल्दी है कि सारी पैकिंग भी कर ली है और इतना बुरा हूँ क्या जो इतने समय में भी त्रिशा के मन में खुद के लिए जगह नहीं बना पाया। तभी त्रिशा कमरे में आती है और कबीर को कहीं खोया हुआ देखकर उसके आगे चुटकी बजाकर उससे पूछती है, क्या हुआ कबीर, कहाँ खो गए? कबीर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, नहीं कहीं नहीं। त्रिशा, तो फिर जल्दी से कपड़े बदल लो और खाना खाने के लिए नीचे आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबीर, मेरा मन नहीं है खाने का, तुम जाकर मम्मी पापा से कह दो। त्रिशा, मन क्यों नहीं है? तुम क्या चाहते हो कि मम्मी पापा परेशान हो जाए क्योंकि ऑफिस से आने के बाद से तुमने किसी से कोई बात नहीं की है? हमने क्या तय किया था कि हम अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे, पर जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता कि हम उनसे ज़्यादा देर तक कुछ छुपा पाएंगे। कबीर को भी त्रिशा की बात सही लगती है और वो बेमन से कब उठकर कपड़े बदलकर खाना खाने पहुंच जाता है और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता। खाना खाने के बाद कबीर और त्रिशा अपने कमरे में आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह लेटकर एक दूसरे के साथ बिताए पलों के बारे में सोचते हुए ना जाने कब नींद के आगोश में चले गए। अगले दिन सुबह कबीर और त्रिशा तय समय पर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जाने से पहले शैलेश जी और राखी जी ने उन्हें अपना ध्यान रखने की ढेरों हिदायतें दी। उनके प्लेन की अनाउंसमेंट होते ही दोनों ने चेक इन किया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कुछ समय के सफ़र के बाद दोनों उस जगह शहर पहुंच गए जहां दोनों पहली बार मिले थे। एक तरफ यहाँ कबीर को उदयपुर पहुंचते ही त्रिशा के साथ पहली मुलाकात याद आई और दूसरी तरफ त्रिशा को अमित द्वारा उसे धोखा दिया जाना याद आया। पर इसके बाद भी उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक बात का सुकून था कि उस धोखेबाज इंसान को कबीर ने अब किसी को धोखा देना तो दूर किसी की ज़िंदगी में शामिल होने के लायक ही नहीं छोड़ा। कबीर ने एक अनजान होने के बाद भी उसके लिए जो कुछ किया था उसके बारे में सोचते त्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर आकर अपने लिए टैक्सी ली और होटल चले गए। होटल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में गए और वहां जाकर कबीर ने त्रिशा से कहा, कबीर मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पर भी हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे अलग होने की बात के बाद अगर कोई भी हमारे बारे में पता करने की कोशिश करे तो उसे सच्चाई पता चले। त्रिशा, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, इसलिए तुम भी इस बारे में सोचना बंद कर दो। कबीर, क्या तुम आज मेरे साथ यहाँ घूमने चल सकती हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे अलग होने से पहले मैं अपने साथ कुछ यादें लेकर जाऊँ। त्रिशा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कबीर, जो सच है
मैं तो वही बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो इस बात को, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम बाहर घूमने चलते हैं। तृषा हाँ में सिर हिला देती है और कुछ देर आराम करने के बाद वो दोनों उदयपुर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो उन दोनों ने पहले भी उदयपुर घूम रखा था, पर इस बार की बात ही कुछ अलग थी। कबीर को यहाँ घूमने से ज़्यादा तृषा के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। तो वहीं तृषा ने अपने चेहरे के सभी भावों को शून्य कर रखा था। कबीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर तृषा के मन में चल क्या रहा है। हमेशा बोलते रहने वाली लड़की उस दिन से बिल्कुल बदल गई थी, जिस दिन से कबीर ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। इन सब का जिम्मेदार कबीर खुद को ही समझ रहा था, क्योंकि इस डील वाली शादी के लिए उसने ही तो तृषा को मनाया था और अब वो खुद ही तृषा को अपने दिल दे बैठा था। उसे अब लग रहा था कि उसे ये बात तृषा को बतानी ही नहीं चाहिए थी। कम से कम तृषा ऐसी तो ना बनती, पर अब जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था ना। इसलिए उसने खुद से वादा किया कि वो तृषा की खुशी कल ही उसे लौटा देगा। उदयपुर घूमने के बाद शाम को दोनों अपने होटल वापस चले गए और खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। पर आज नींद दोनों की ही आंखों से गायब थी। एक दूसरे से नजरें चुरा कर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही कबीर तैयार होकर कहीं चला गया। तिशा ने उससे बहुत पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब तृषा के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो चुपचाप तैयार होकर कमरे में ही बैठकर कबीर के वापस आने का इंतजार करने लगी। जब कबीर वापस आया तो उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो तृषा ने इशारे से उससे पूछ लिया कि जाना कहाँ है। कबीर ने भी इशारे से उसे खुद चलकर देखने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह जाकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद कबीर तृषा की आंखों पर पट्टी बांधने लगा, तो तृषा हड़बड़ाकर पीछे हो गई और उससे बोली, तृषा ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? कबीर, तृषा अब तो हमें अलग ही होना है ना, तो अलग होने से पहले मैं कुछ खास जानना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, और डरो मत, भले ही मैं तुम्हारा पति हूँ, पर फिर भी मुझे मेरी मर्यादा का पता है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा हृदय आहत हो। तृषा उसकी आंखों में देखते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तो बस ये जानना चाहते थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। खैर, तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांध सकते हो। कबीर तृषा की आंखों पर पट्टी बांध देता और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है और तृषा की आंखों से पट्टी हटा लेता है। पट्टी हटने के बाद तृषा जैसे सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस समय वो एक होटल के बेहद खूबसूरत हॉल में खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग के दिल वाले गुब्बारे लगे थे और साथ ही साथ आई लव यू तृषा लिखा हुआ था, और ज़मीन पर भी कुछ गुब्बारे फैले हुए थे। वहाँ आसपास पड़े टेबल पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को सलीके से सजाया गया था और उनके चारों तरफ सुगंधित खुशबू वाली अलग अलग डिजाइन वाली मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। बीच में उनके बैठने का इंतजाम किया हुआ था, जहाँ पर एक गोल मेज और 2 कुर्सियाँ लगाई गई थी। मेज पर फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता लगा हुआ था। तृषा को तो ये सब देखती ही रह गई। ऐसा कुछ तो कभी उसके लिए अमित ने भी नहीं किया था। वो अभी ये सब देख ही रही थी कि कबीर ने उसका हाथ थामा और वहाँ लगी कुर्सी पर ले जाकर उसे बिठा दिया और उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए उससे बोला, कबीर, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा और तुम सोच रही होगी कि कैसा पागल लड़का जो सच्चाई जानने के बाद भी ये सब कर रहा है, पर तृषा, मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं है इस सच्चाई को। हमारे अलग होने के बाद तो हम कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं अपने दिल की भावनाओं को आज ही तुम्हारे सामने इस तरह से जाहिर कर रहा हूँ। तुम गुस्सा मत होना मुझसे और ना ही अपने दिल में ऐसी कोई बात रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ये दिल चाहे उसे वो मिले ही। मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तृषा उसका हाथ थामते हुए, तुम तो हमेशा अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीना चाहते थे ना, तो फिर ये सब। कबीर मुस्कुराते, यही तो दिक्कत है कि हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं। अब देखो ना, शादी को मैं एक बोझ मानता था, पर फिर भी मेरी शादी तुमसे हो गई। अब जब मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ
और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे दूर जाने वाली हो। पर तुमसे अलग होने से पहले मैं ये जो खूबसूरत पल तुम्हारे साथ व्यतीत कर रहा हूँ ना, ये मेरी आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होंगे। और तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। त्रिशा, तुमने तो हमेशा मुझे खुशी दी है, पर अब पता नहीं क्यों तकलीफ़ देना चाहते हो। कबीर को लगता है कि वो जो त्रिशा से बार बार अपने प्यार का इजहार कर रहा है, उससे त्रिशा को तकलीफ़ हो रही है। इसलिए वो किसी तरह अपने दिल को मजबूत करके उससे कहता है, कबीर तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आज तुम्हें तुम्हारी खुशी ही लौटाने आया हूँ। त्रिशा हैरानी से मतलब कबीर अपनी जेब से पेपर निकाल कर उसे पकड़ाते हुए, ये रही तुम्हारी खुशी। त्रिशा सवालिया नज़रों से, क्या है ये? कबीर, तलाक के पेपर। अब जब हमारी शादी असल में हुई है तो तलाक तो लेना ही पड़ेगा ना, ताकि तुम अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सको। मुझे पता है कि अभी हमें अलग होने में एक दिन और था, पर अब मैं तुम्हें इस झूठे बंधन में और नहीं रखना चाहता। मैंने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना। और तुम्हारा शुक्रिया मुझे प्यार के एहसास से रूबरू करवाने के लिए। इतना कहकर कबीर वहाँ से उठकर जाने लगता है तो त्रिशा उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ाकर उससे पूछती है, त्रिशा कहाँ जा रहे हो तुम? कबीर मुस्कुराते, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत कदम उठाने नहीं जा रहा। मैं बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं होटल की गाड़ी को बाहर ही छोड़ दूँगा, तुम होटल वापस चले जाना, मैं बाद में आ जाऊँगा। और हाँ, पेपरों पर साइन करके इसे अपने पास ही रख लेना। इतना कहते ही कबीर अपनी आंखों में आंसू संभालता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। त्रिशा वहाँ बैठी कुछ देर उन तलाक के पेपरों को घूरती रही और फिर वो भी उठकर वहाँ से चली गई। जैसे तैसे कबीर ने खुद को संभाला और शाम को अपने होटल वापस चला गया। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो कमरे को बाहर से बंद देखकर हैरान रह गया। उसने त्रिशा को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कबीर भागकर रिसेप्शन पर आया और मैनेजर से त्रिशा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अभी तक आई ही नहीं। मैनेजर की बात सुनकर कबीर को और भी ज़्यादा चिंता हो गई। उसने उस कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा जिसे वो त्रिशा के लिए छोड़कर आया था। मैनेजर तुरंत उस ड्राइवर को बुलाया तो उसने बताया कि त्रिशा उसके साथ आने की बजाय अकेले ही कहीं चली गई थी। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर त्रिशा गई कहाँ, क्योंकि उसे इतना तो विश्वास था कि वो अकेली वापस तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसका सारा सामान कमरे में ही था। कबीर को यकीन हो गया कि त्रिशा उदयपुर में ही है, पर वो कहाँ है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल गया। काफ़ी जगहों पर देखने के बाद भी जब उसे त्रिशा नहीं मिली तो वो काफ़ी व्याकुल हो गया। किसी तरह खुद को संयत करते हुए वो सोचने लगा कि आखिर त्रिशा जा कहाँ सकती है। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसे उस नाइट क्लब का ध्यान आया जहाँ त्रिशा उससे पहली बार मिली थी। कबीर ने बिना देर के अपने कदम उस नाइट क्लब की तरफ बढ़ा दिए। कबीर का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। उसने त्रिशा नाइट क्लब के सामने वाली सड़क पर हाथ में वोडका की बोतल लिए मिल गई। कबीर ने उसके हाथ में बोतल देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उसके पास गया और गुस्से में उससे बोला, कबीर ये सब क्या है त्रिशा? मैं तुम्हें ढूंढते में इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ वोडका पी रही हो। त्रिशा उसे चुप रहने का इशारा करते, चुप करो यार, कितना बोलते हो तुम, और तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही क्या थी? कबीर चिल्लाते हुए, ये कैसा बेहुदा सवाल है? तुम मेरी पत्नी हो तो मेरी तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी है। त्रिशा हंसते हुए, अरे बुद्धू, भूल गए क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ नहीं बल्कि थी। अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने मुझे तलाक दिया है। कबीर अपनी नज़रें चुराते, क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी, वरना मेरा बस चलता तो मैं कभी तुम्हें खुद से अलग ना होने देता। त्रिशा उसकी आंखों में देखते हुए, तुमने मुझसे पूछा ही कब है कि मैं क्या चाहती हूँ? बस हर बार मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और अगले ही पल कह दिया कि तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दोगी, और देखो तुमने वैसा ही किया। कबीर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हें ये वोडका चढ़ गया है, इसलिए चलो वापस होटल में चलते हैं। त्रिशा उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए, किस कमबख्त को इस बोतल का नशा चढ़ा है? मुझे नशा तो तब चढ़ता ना जब मैंने इसे पिया होता। कबीर हैरानी से, मतलब तुमने वोडका नहीं पिया? त्रिशा नाम में अपना सिर हिलाते हुए, नहीं। कबीर, तो फिर ये सब क्या है और तुमने ये बोतल अपने हाथ में क्यों पकड़ रखी है? त्रिशा
धीरे से मुस्कुराते। वो क्या है ना कि जब मैं ऐसी हरकत करती हूँ तो एक हैंडसम खड़ूस मुझे संभालने के लिए हमेशा मेरे पास पहुँच जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी इस बोतल को अपने हाथ में लेकर कोशिश करूँ। अगर वो आ गया तो ठीक, वरना इस बोतल को पीने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। कबीर अपनी आंखें बड़ी किए हुए, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? हम होटल में एक ही कमरे में तो रहते हैं, तब मिल ही लेते। त्रिशा अपनी आंखें सिकोड़ते, अच्छा, और कुछ देर पहले जब तुम मुझे अकेले छोड़ कर गए थे, तब तुमने कुछ नहीं सोचा? अगर तुम मुझे तंग कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। कबीर, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ पाता तो? त्रिशा मुस्कुराते, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। इतना कमज़ोर प्यार तो है नहीं तुम्हारा जो तुम्हारा दिल मुझे ढूंढ ना पाए। कबीर, त्रिशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? त्रिशा उसे घूरते हैं, पहले तुमने मुझे बोलने ही कब दिया? कबीर, मतलब? त्रिशा उसकी नकल करते हो। त्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जाओगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तय समय पर खुद से अलग कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है। फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए, तुम होते कौन है ये बताने वाले कि मेरी खुशी किस में है और किस में नहीं? हर बार मुझे खुद से अलग करने की बात बोल देते थे। आज भी तुम्हारा सरप्राइज देखकर मैं इतनी खुश हुई कि मुझे लगा कि अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं होने दोगे। पर तुम इतने बड़े बेवकूफ़ निकले कि मुझे तलाक के पेपर ही थमा कर आ गए। त्रिशा ने इतना जोरदार थप्पड़ कबीर को मारा था कि वो अपना गाल पकड़ कर खड़ा था। उसे त्रिशा द्वारा बोली गई बातें समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर वो कहना क्या चाहती है, इसलिए वो बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसे इस तरह खुद की तरफ देखते हुए उससे बोली, त्रिशा, त्रिशा, अब मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मन तो कर रहा है कि तुम्हारे 2-3 थप्पड़ और लगा दो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो फालतू का फितूर चढ़ा है ना, वो उतर जाए। अरे, जानती हूँ कि मैं पहले अमित के पीछे पागल थी, पर उसकी सच्चाई जानने के बाद मैंने उस शख्स से इतनी नफरत की जितनी मैंने कभी किसी से नहीं की। तुमने एक अनजान होने के बाद भी मेरी इतनी मदद की, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे दिल में तुम बस गए। और तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। पर जब तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। पर मैंने सोचा कि अब पहले अमित की पूरी तरह से बर्बादी देख ही लूँ, तब तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी। इसे सोच के साथ मैंने उस दिन हलवा बनाया था, पर उस दिन भी तुम्हें एसीपी प्रद्युम्न बनने की बड़ी थी। कितने सवाल पूछ रहे थे कबीर। हाँ, तो फिर जब तुम पहली बार मेरे लिए हलवा बनाओगी तो मेरा पूछना तो बनता ही ना था ना। और जब मैंने पूछा तो तुम फालतू जवाब देने की वजह बता नहीं सकती थी कि तुम मुझसे भी प्यार करती हो। त्रिशा, अपना मुंह बनाते हो क्यों? बताती, तुम्हें तो हमेशा दानवीर बनने की पड़ी थी। जब देखो तब मुझे खुद से दूर करने की बात बोल देते थे। मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई कि शायद तुम्हें अकल आ जाए, पर तुम तो बस, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे तलाक के पेपर पकड़ा दिए। कबीर मुस्कुराते अपने घुटनों के बल बैठकर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप चाहे तो इस गुनाह के लिए आप मेरा सिर कलम कर सकती हैं रानी साहिबा। त्रिशा उसके पास घुटनों के बल बैठकर एक थप्पड़ और लगाते हुए, जब देखो तब नौटंकी करते रहते हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कबीर उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगाते हुए, ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अब तो तुमने भी अपना प्यार कबूल कर लिया है, तो अब तो तुम्हें मुझे पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मिसेस त्रिशा कबीर गुप्ता। त्रिशा मुस्कुराते हुए, तुम्हें इस जन्म तो क्या, मैं हर जन्म झेलने के लिए तैयार हूँ। कबीर उसे छेड़ते हुए, अच्छा जी, इतना प्यार? त्रिशा हंसते हुए, हाँ जी, इससे भी ज़्यादा। फिर दोनों ही हंस पड़ते हैं। अगले दिन दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। उन दोनों को खुश देखकर कबीर के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। भले ही उसके मम्मी पापा को उन दोनों की शादी के रहस्य और उदयपुर में क्या कुछ हुआ इस बारे में नहीं पता था, पर कबीर और त्रिशा को देखकर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया
था कि वहाँ जाकर उन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो दोस्तों, त्रिशा और कबीर दोनों एक हो गए हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।